नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। डूबते को तिनके का सहारा, यह कहावत तो आपने सुनी होगी। फिलहाल यह कहावत ममता बनर्जी पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ममता बनर्जी का सहारा जो है फिलहाल इंडिया गठबंधन ही है। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उनकी हार हुई और उसके बाद लगातार जिस तरीके से उनके विधायक, सांसद उनके खिलाफ बगावती रुख अपना रहे हैं। 58 विधायकों की सबसे पहले खबर आती है कि 58 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया और अब 20 सांसदों को लेकर के यह खबर आना कि 20 सांसद भी अब बगावती रुख अपना लिए हैं। तो अब जो है ममता बनर्जी की नैया पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में यही है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाना, और वो सहारा अब इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन की कल मीटिंग हुई, सभी इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। हालांकि कुछ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इससे दूरी भी बनाई और इस मौजूदगी में इन्होंने बहुत सारी रणनीतियां तैयार की, जिसमें यूपी चुनाव 2027 भी शामिल है और भी कई स्टेट्स हैं। किस तरीके से केंद्र की सरकार को घेरना है, किन मुद्दों पर घेरना है, 5 पॉइंट्स उन्होंने रखे और इन 5 पॉइंट्स का उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और उस पर घेरने की बात कही। लेकिन इसमें ममता बनर्जी की मौजूदगी को लेकर के चर्चा है। ममता बनर्जी इस बैठक में मौजूद थी और वो भी सोनिया गांधी के बगल में बैठी थी। अब ऐसे में ममता बनर्जी आखिर अब इंडिया गठबंधन का जो सहारा ले रही हैं, और सोनिया गांधी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी को शेरनी कहा और इस इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल में चुनावी धांधली का मुद्दा उठाया गया और यह कहा गया कि ममता बनर्जी ने कहा कि 60% चुनावों की धांधली हुई है, जबकि इस बात को काटते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि नहीं, 100% हुई है। तो अब क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को एक आधार बना करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में, या वाकई वो इंडिया गठबंधन क्या हिस्सा खुद को मानती है? क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता था। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, क्या लगता है जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये देखिए चुनाव से में जो हार मिली है, इस हार से पहले के ममता बनर्जी के तेवर आप देखिए और इस हार के बाद उनके तेवर में जो बदलाव हुए हैं उसको देखिए, उसकी अगर तुलना करें तो कितना फर्क आपको दिखता है? बिल्कुल बहुत फर्क दिखता है। और ये जो कल की बैठक हुई थी, इसमें तमाम ऐसे दल थे जो सिर्फ रिलेवेंट रहने के लिए इस तरीके की बैठकें कर रहे हैं। पिछले 5 साल की बात करें अगर, या 4 साल की बात करें, जब से कि इंडिया ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आया था तब से महज 5 बैठकें हुई हैं। अब कहा जा रहा है कि हर 2 महीने 3 महीने पे ये एक तरह के बैठकें। ये 2024 के बाद मेरे ख्याल से पहली बैठक है। ये समझने वाली बात है कि किस तरीके की रिलेवेंस थी इस बैठक की रह गई थी और किस तरीके का ये गठबंधन होगा जिसमें कि डीएमके नहीं है। तो सवाल उठ रहा था कि डीएमके क्यों नहीं, क्योंकि वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहा था। लेफ्ट कांग्रेस से ये सवाल कर रहा था कि आपने मुझे बी टीम क्यों कहा, और दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी के जो एजेंडे हैं उसको अपनाए जाने की बात की जा रही थी। यहां ये समझने वाली बात है कि इसमें जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है उसको मुद्दे भी उधार के चाहिए, मुद्दे भी दूसरे बता रहे हैं किस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए। दूसरी तरफ आप समझिए कि ममता बनर्जी जो हैं उनकी जो आखिरी उम्मीद जो है इंडिया ब्लॉक बनकर उभरा है, कितनी सफलता मिलेगी देखने की बात है। लेकिन बंगाल में जो कुछ घटित हो रहा है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए कोई चॉइस नहीं रह गया था कि वो एक तरीके से मैसेजिंग करे या एकजुटता प्रदर्शित करे, क्योंकि लोकसभा में भी उनके नंबर्स बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। महज कहा जा रहा है कि 9 का आंकड़ा बचेगा, 8 का आंकड़ा बचेगा, क्योंकि 2/3 सांसद बागी हो चुके हैं। विधानसभा में आपने देखा कि बागी गुट को एक मान्यता मिल चुकी है, वहां भी नेता प्रतिपक्ष ऋतुपत बनर्जी बन चुके हैं। राज्यसभा में यही खेल होने जा रहा है, क्योंकि वहां आपने देखा सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया। अब जब सीट खाली होगी, चुनाव होगा, तो उनको ही बीजेपी हो सकता है उम्मीदवार बना दे। तो इस तरीके के खेल हो रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी चुप नहीं बैठ सकती थी, उनको कुछ तो मैसेजिंग दिखानी थी। और टाइमिंग का मसला अगर बताऊं नहीं आज, कि टाइमिंग कुछ इसी तरीके से था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक हो रही थी, उससे कुछ ही दूरी पे भूपेंद्र यादव के यहाँ पे एक तरीके की दूसरी बैठक चल रही थी। तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी चाहती। खास बात यह भी है केशव, उस बैठक में शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे और टीएमसी के 20 सांसदों की जो बात कही जा रही है कि वो सांसद मौजूद थे टीएमसी के और शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे।
बिल्कुल। और एक तरीके से ये अपने आप में भी काफी इंपॉर्टेंट है कि वो राज्य जो कि 15 साल से जिसकी राजनीति महज राज्य तक ही सीमित रहती थी, ममता बनर्जी ही दिखती थी, बाकी कुछ आपको पता नहीं चलता था कौन ऋतुपत बनर्जी है, कौन सुखेंदु शेखर है, कौन शुभेंदु अधिकारी है, कौन सौमिक भट्टाचार्य है, मतलब तमाम ऐसे नेता रहे हैं वहां पे, लेकिन एक ही दो नेताओं के बारे में पूरे देश को पता चलता था। और बंगाल का जो घटनाक्रम है वो बंगाल तक ही सीमित रहता था। लेकिन जब मेन स्ट्रीम पार्टी कम से कम बीजेपी आई है तो कह सकते हैं कि उसकी राजनीति का मेन स्ट्रीमिंग हो गया है, यानी कि अब वो नेशनल पॉलिटिक्स में उसका जिक्र होने लगा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र, बिहार या यूपी की राजनीति का जिक्र होता है। इसी लिहाज से देखेंगे कि जब कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हो रही थी, उसी दौरान बीजेपी ने कुछ ऐसी मैसेजिंग की है कि समझिए कि जिस चीज की बात सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी वहां पे ये मैसेज निकल करके आया कि बागी सांसद बैठे हैं, बागी हो चुके हैं। ममता बनर्जी एक तरीके से बैकफुट पर चली गई थी। ऑल्दो ये कह लें कि सोनिया गांधी का एक बड़प्पन था या राहुल गांधी की जो भी समझ रही होगी, उन्होंने पिछले मुद्दों को नहीं उखाड़ा, क्योंकि उनके भी ममता बनर्जी की जरूरत है, एक लीडर की जरूरत है ताकि कुनबा बड़ा दिखे। वरना जिस तरीके का हाल कांग्रेस का इतने दिनों में ममता बनर्जी ने किया है, समझिए कि दूसरी पार्टी होती तो उनके साथ नहीं जुड़ती, क्योंकि ममता बनर्जी ने ना सिर्फ कांग्रेस जैसे बड़े दल को यह बताने की कोशिश, राहुल गांधी को तो घुसने तक नहीं दिया था, घुसने तक नहीं दिया, राहुल गांधी को लीडर तक नहीं माना, राहुल गांधी को वो पॉलिटिशियन तक नहीं मानती थी, उनको एक एक्सेप्ट नहीं किया और कभी भाव नहीं दिया। उनकी वजह से इंडिया गठबंधन की ऐसी की तैसी कर दी। उनको ये दिखाना था कि मेरा भतीजा भी एक लीडर है, तो उसके लिए उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि मैं कांग्रेस सोनिया गांधी को भी मानती थी, अब मैं उनके बेटे को भी मानूं। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस की ऐसी तैसी कर दी, इंडिया गठबंधन की ऐसी तैसी कर दी। एक दूसरी तरफ ये देखिए कि जिस कांग्रेस को उन्होंने बंगाल में पैर पसारने तक नहीं दिया, पैर तो छोड़िए सांस लेने तक नहीं दिया, जिस तरीके से महाभारत में हुआ था ना कि 5 ग्राम ही दे दो, तो ये कौरवों ने कहा कि 5 ग्राम सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगी। ममता बनर्जी का यही रवैया था कांग्रेस के लिए। और वो अधीर रंजन चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, जो राहुल गांधी करीबी थे, जो कांग्रेस को लीड करते थे, उनके समझिए उनको टिकट तक नहीं मिलना चाह रहा था। उनको हराने के लिए एक वहां से गुजरात से यूसुफ पठान को लाए थे, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट भी है, मुस्लिमों का अच्छी खासी तादाद है, तो सोचिए उनके जैसे कैंडिडेट को ले आया। अब ये समझ में आ रही है कि वो भी बागी हो रहे हैं। तो ये हाल उन्होंने कर दिया था बंगाल का। वहां के लोगों को, कांग्रेसियों को बोलने तक नहीं देते थे, इसलिए कांग्रेस का कैडर बीजेपी में शिफ्ट हो गया। तो ये हाल उन्होंने किया। अब जब सत्ता चली गई है, जब उनको लगता है कि अब मैं खत्म हो जाऊंगी, कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक संगठन के तौर पे, एक बैकिंग के तौर पे आपको एक गठबंधन की जरूरत है, इसलिए इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है। वरना ममता बनर्जी जीते जी इसमें नहीं शामिल होती है, इसको भाव नहीं देती। लेकिन जब पार्टी टूट गई है, अस्तित्व का संकट आ गया है, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने लाइफलाइन ही काट दी है, समझिए कि तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जिससे कि टीएमसी लगता है कि मृत प्राय हो गई है, इसलिए वो दिल्ली आती हैं और वहां भी लाइमलाइट जो है बागी सांसद ले जाते हैं। और यही जो टीएमसी गठबंधन के नेता जब आते हैं, इंडिया गठबंधन के फ्लाइट से आते हैं, एयरपोर्ट के थ्रू आते हैं, लुटिया से घुसते हैं, तो वहां पे राहुल गांधी को लेकर के या उनके एक दूसरे के बारे में जो बयान थे, उसके पोस्टर्स लगाए गए थे स्ट्रीट पे, रास्ते में, ताकि वो भी देखते पुरानी यादों को ताजा करें। वो भी पोस्टर्स में वो इंडिया गठबंधन के ही नेता थे जो राहुल गांधी को नेता मानने से इनका, वो मतलब उनकी आलोचना कर रहे थे, वो पोस्टर्स लगे थे। सोचिए ना, ये आप कल मैं बताऊं कि कल ये पूछा गया, सबने एक दूसरे से पूछा कि डीएमके इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि वो डीएमके एक तरीके से मजबूत पार्टी, बड़ी पार्टी थी, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य को वो चला रही थी, उसको छोड़ करके कांग्रेस टीबीके के साथ चली जाती है, जाना अपने आप में दूसरी बात है। जिस तरीके से कांग्रेस गई, होता ना कि नाव को जंप कर दिया आपने, यानी कि जब शिप डूबती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। कांग्रेस ने वही कुछ काम किया कि जैसे ही डीएमके डूबने लगी, सत्ता से बाहर की दुबक करके चली गई। ये अलग बात है कि डीएमके के गठबंधन में कांग्रेस थी, कांग्रेस के कहने के बावजूद सत्ता में हिस्सेदारी कभी नहीं दी गई। ये अलग चीज है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस डीएमके की वजह से ही जीती थी, उसका वोट प्रतिशत कितना था, लेकिन चलो जीती है तो कम से कम सत्ता में हिस्सेदारी दो। नहीं मिली इसलिए जम कर गई। और कांग्रेस का सत्ता का एक दूसरे से चोली दामन का नाता है। यही देखते हैं झारखंड में भी हो रहा है। वहां लोग, हम आप ही बता रहे थे किस तरीके से वहां राज्यसभा चुनाव में जीएम ने बताया है कि तुम हमारे गठबंधन में हो, हम तुम्हारे गठबंधन में नहीं है। बिल्कुल। तो अब वही ममता बनर्जी को लेकर के जो बातचीत हो रही है और जिस तरीके से कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 5 मुद्दे
पर सबकी आम सहमति बनी और उन 5 मुद्दों के आधार पर यह हुआ कि केंद्र सरकार को घेरना है और घेर करके उनसे सवाल पूछना है। अब ये कितना कारगर होता है और ममता बनर्जी को लेकर के यार इसमें चलते चलते ये भी बताते चले कि देखिए जिस चीज को लेकर के ये गठबंधन टूटता है, टूटा था या जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल रही है, फिर से उसी घिसे पीटे एजेंडे की ओर ये पार्टी जा रही है। उसमें एक समझदारी वाला फैसला जो है या कह सकते सुझाव उमर अब्दुल्ला का रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाई, पॉलिटिकल सफलता अपनी तरफ, लेकिन जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, मसलन पेपर लीक का मसला है या नीट का मसला है या दूसरे छात्रों के रोजगार के मसले हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो कि उठाए जा रहे हैं, युवाओं के मसले हैं, उनको अगर विपक्ष उठाए, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उठाए तो जाहिर से इसमें क्या है कि ज्यादा मास मोबिलाइजेशन का मौका है, लोग जुड़ेंगे। लेकिन अगर फिर से वही चौकीदार चोर है, वही ईवीएम टेम्पर्ड है, वही समझिए कि 100% वोट चोरी है, अब ममता बनर्जी की नैरेटिव में फिर से फंसती है कांग्रेस कि 60% वो कह रही है तो 40% कौन, जो आप जीते हैं वो ठीक था, 60% बीजेपी जीती है वो खराब हो गया, और उसी को 100% कह रहे हैं राहुल गांधी, यानी कि ममता बनर्जी के ट्रैप में फिर से फंस रहे हैं, तो उनको यही सफलता मिलेगी। मतलब आप अगर कर्नाटक जीत जाते हो, हिमाचल जीत जाते हो, आपको सीट मिल जाती है तो ठीक है, दूसरी पार्टी जो है अगर जीतती है तो खराब है। तो इस बात को जनता नहीं मानती, क्योंकि एक मास कंसेंसस है, भारत में चुनाव होते हैं, उनको वोट देने का अधिकार है, चुनाव बहुत हद तक पारदर्शी है, उसमें कुछ सुधार की जरूरत हो सकती है, लेकिन आप इसको पूरे चुनाव को ही खराब कहोगे और उसके इर्द गिर्द राजनीतिक बिल्ड करने की कोशिश करोगे तो आपको मनमाफी सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, तो वो एक सोच समझ करके रणनीति बनानी होगी और उस पर अमल करना होगा, तभी जाकर के इंडिया गठबंधन आगे कुछ अच्छा कर सकती है। क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन के बनने के बाद जिन्होंने बनाया, जिन्होंने पहल की, सबसे पहले तो उन्होंने ही किनारा किया नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता हैं संजय झा, उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए और ममता बनर्जी को ही मेन विलेन बना दिया, कह दिया कि इन्होंने ही इंडिया गठबंधन का सत्यानाश किया। अब वही ममता बनर्जी फिर से इंडिया गठबंधन का दामन थामने आई हैं और एक डूबते को तिनके का सहारा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वैसे ही ममता बनर्जी के लिए अब इंडिया गठबंधन बन चुका है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन ने जिन 5 बिंदुओं को तैयार किया है और उस पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, वो कितना कारगर साबित होगा? कमेंट करके जरूर बताइए।